हाँ वेलकम बैक जनता। लास्ट टाइम हम लोग स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। हम लोग ने इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पढ़ लिया था, ठीक है। स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म हो रही थी वो भी हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। और कल फिर हम लोग ने देखा था प्योर एंड पार्शियल स्टैंडिंग वेव। आरिवस में प्योर एंड पार्शियल स्टेशनरी ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है ना। हमने क्या देखा था कि जब मान के देखो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन क्या था, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी अगर एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती है, ठीक है। तो जहां पे मेरे पास सुपर इम्पोज हो रही थी, तो कहीं पे मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो वहां पे एम्पलीट्यूड डबल हो जा रहा था, कहीं पे मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो वहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जा रहा था, ठीक है। तो इसके हिसाब से जहां पे डबल हो रहा था वहां पे मुझे एंटी नोड मिल रहा था, जहां पे जीरो हो रहा था वहां पे मुझे मिल रहा था नोड। तो इसके हिसाब से हमारे पास स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन आ रहा था, ठीक है ना। प्योर स्टेशनरी वेव्स मिल रही थी। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास ऐसी वेव्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिनके डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है, इसमें अनइक्वल एम्पलीट्यूड या फिर डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है, ठीक है ना। तो उनके सुपरपोजिशन की वजह से मेरे पास जो वेव फॉर्मेशन आ रहा था, ठीक है, मेरे पास जो वेव फॉर्मेशन आ रहा था दैट वाज पार्शियल स्टैंडिंग वेव, ठीक है। पार्शियल स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा था, उसके मतलब उसमें थोड़ा स्टैंडिंग वेव का भी नेचर था और थोड़ा ट्रैवलिंग वेव का भी नेचर था। सर मेरी बात बाबू भाई की याद रखना, जहां पे मेरे पास एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो ज्यादा था मेरे पास नेट वेव वहीं पे पहुंच जाएगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मेरे पास फ्लो कर जाएगी। हाँ अब एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा हेडिंग डालिएगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन स्टेशनरी वेव। Velocity and acceleration of particle in stationary wave. हाँ हम लोगों ने क्या देखा था स्टैंडिंग वेव्स में मेरे पास जो ऑसिलेशन जो हो रहा है वो वहीं पे अप डाउन ऑसिलेशन हो रहा है, ना ही तो एनर्जी आगे फ्लो हो रही थी ना ही तो एनर्जी पीछे फ्लो हो रही थी, वो दो नोड्स के बीच में फिक्स हो गई थी। समझ में आ रही बात। तो जब मेरे पास अप डाउन ऑसिलेशन हो रहा है तो एक्चुअली ऑसिलेशन दिख किसका रहा है, वो मेरे पास पार्टिकल का ऑसिलेशन दिख रहा है। समझ में आ रही बात, मेरे पास पार्टिकल अप डाउन मोशन में जा रहे हैं, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। तो उन्हीं पार्टिकल की मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता थी, ठीक है, 2a cos kx sin ओमेगा t, ठीक है। मुझे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता थी 2a cos kx sin ओमेगा t आ रही है इसमें। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पता है, ठीक है, ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेव आ रही थी, इक्वेशन ऑफ वेव क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ही तो बता रहा होता है, ठीक है। हाँ भाई, अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल से मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालूंगा, बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आता है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी मेरे पास, देखो 2a cos kx विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 2a cos kx कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2a cos kx इनटू डेल बाय डेल dt ऑफ sin ओमेगा t। हमारी बात विच विल बी इक्वल टू 2a cos kx, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास cos, और क्योंकि ओमेगा अंदर मल्टीप्लाइड है तो वो एक बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरे पास 2a ओमेगा cos kx cos ओमेगा t, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन स्टैंडिंग वेव, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए, बहुत ही बढ़िया सर, अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू dv by dt हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो 2a ओमेगा cos kx बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो 2a ओमेगा cos kx इनटू डेल बाय डेल t ऑफ cos ओमेगा t, ठीक है। अब 2a ओमेगा cos kx एज इट इज बाहर आएगा मेरे पास 2a ओमेगा cos kx, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन जो होता है मेरे पास, cos का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास माइनस साइन, ठीक है। तो एक आ गया मेरे पास भाई साहब नेगेटिव साइन, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे पास माइनस साइन, और अंदर जो ओमेगा मल्टीप्लाइड है एक और ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा चेन रूल के हिसाब से, तो मेरे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। मतलब मुझे समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्टेशनरी वेव या फिर इन अ स्टैंडिंग वेव कितनी होगी, ठीक है ना। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। अगर मान के चलो आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की जगह स्लोप ऑफ कर्व चाहिए था, क्या चाहिए था, स्लोप ऑफ कर्व। तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट y जो है
अगर मुझे y बेसिकली y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, या फिर एक तरीके से y जो है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल रहेगा मेरे पास। हाँ y जो है उसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी मैं देख सकता था, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है उसको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी देख सकता था, अगर मुझे स्लोप निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि y की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, तो स्लोप क्या होता है मेरे पास dy/dx। ठीक है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर आप पार्शियली x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको स्लोप ऑफ कर्व मिल जाएगा। समझा ना? ठीक है, बढ़िया, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा standing wave in a clamped rod, standing wave in a clamped rod या फिर in a clamped string, standing wave in a clamped string, standing wave in a clamped string। अब देखिए, अभी तक तो हम लोग ने स्टैंडिंग वेव को थ्योरेटिकली पढ़ा था, ठीक है, उसके ज्यादा हम लोग ने फिजिकली एक्सपेरिमेंटेशन नहीं देखा था। अब हम लोग स्टैंडिंग वेव को फिजिकली समझने वाले, ठीक है। अब देखो, मान के चलो मेरे पास एक रस्सी थी, ठीक है, उस रस्सी को मैंने 2 पॉइंट से क्लैम्प कर रखा हुआ है। क्लैम्प कर रखा है मतलब मैंने वहां पे इसको जोड़ रखा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान के चलो मैं इस रस्सी को थोड़ा सा खींचता हूं नीचे और रिलीज कर देता हूं। ठीक है, रस्सी को मैं हल्का सा नीचे खींच रहा हूं और रिलीज कर देता हूं। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब मैंने रस्सी को मान के चलो नीचे की जगह थोड़ा सा ऊपर से ऊपर, तो अच्छा फील आएगा। रस्सी को मैंने ऊपर खींचा और फिर मैंने इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, अब सुनो हो क्या रहा। जैसे मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो मुझे रस्सी तो नीचे आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन असलियत में क्या होता है, जब मैंने इसको ऊपर खींच के रिलीज किया था तो एक, अब देखो जब मैंने इसको ऊपर खींच रखा है मतलब उसके अंदर कुछ मैंने पोटेंशियल एनर्जी ला दी है, ऑब्वियस ही बात है, ये अपने नेचुरल स्टेट में था। नेचुरल स्टेट से अगर मैंने ऊपर खींच दिया मतलब कुछ एक्सटेंशन आ गया, उस एक्सटेंशन की वजह से स्ट्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिलीज करता हूं, ठीक है, जैसे मैं इसको रिलीज करता हूं, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास ये जो ऑसिलेशन जो दिखाई देगा, मेरे पास स्ट्रिंग कैसे दिखाई देगी कि वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है। आप लोगों ने सिंपली देखा भी होगा कि मेरे पास एक रबर बैंड, मैंने इसको पकड़ के रखा था, अगर मैं रबर बैंड को ऊपर पकड़ के खींच के छोड़ देता हूं तो मेरे पास ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लग जाती है। कैसे ऑसिलेट करने लग जाती है, मेरे पास ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लग जाती है। एक मिनट यार, ऐसी चीज मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है कि मान के चलो मैंने उसको ऊपर खींच कर तो मैंने रिलीज कर दिया और उससे मेरे पास अप डाउन ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो इसी को तो हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते थे। आया नहीं आलियस में? ठीक है, जब मान के चलो मैंने रस्सी को ऊपर खींच दिया है और रस्सी मेरे पास ऐसे ऑसिलेट कर रही है इसके बीच में, ठीक है, अप डाउन ऑसिलेशन आ रहा है अबाउट नेचुरल लेंथ। ठीक है, जब रस्सी मेरे पास इसके बाद ऑसिलेट करने लग जा रही है, तो जब मेरे पास एक ही रीजन में अगर मेरे पास ऑसिलेशन आ रहा है तो उसी को मैं क्या बोलता था, स्टैंडिंग वेव, उसी को तो मैं बोलता था। हाँ या नहीं? ठीक है, इसका मतलब मैंने एक तरीके से क्या क्रिएट कर दिया है, स्टैंडिंग वेव। लेकिन सर, लेकिन हम लोग ने क्या पढ़ा था कि स्टैंडिंग वेव तो तब फॉर्म होती है जब दो ट्रैवलिंग वेव ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज विद ईच अदर। इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन के लिए मुझे दो अलग ट्रैवलिंग वेव चाहिए थी जिनके सुपरपोजिशन की वजह से स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दो ट्रैवलिंग वेव दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर, एक्चुअली यहाँ पे भी मेरे पास दो ट्रैवलिंग वेव क्रिएट होती है, लेकिन उनका मूवमेंट इतना फास्ट रहता है कि मैं उसको नोटिस कर नहीं पाता। देखो कैसे, ये है अपनी प्यारी सुंदर सी टिकाऊ रस्सी, ठीक है, स्ट्रिंग। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग बाहुबली बन गए, पकड़ के खींची दिया, उखाड़ दिया, ऐसा नहीं करना, मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना। ठीक है, मान के चलो मैंने रस्सी को यहां तक खींचा और रिलीज कर दिया। ठीक है, यहां पे मैंने इसको खींच रखा था, या ऐसे पकड़ रखा था और मैंने इसको रिलीज कर दिया। जैसे मैं इसको रिलीज करता हूं तो मेरे पास दो वेव फॉर्मेशन आते हैं, तो मेरे पास दो वेव फॉर्मेशन आता है। अब जिस पॉइंट से रिलीज किया है तो एक वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रही होती है और एक वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। हमारी बात, अब एक बात नोटिस करो, जब मैंने इसको रिलीज किया था तो मेरे रिलीज करने की वजह से दोनों वेव क्रिएट हुई है। हाँ यानी मेरे रिलीज करने की वजह से दोनों वेव क्रिएट हुई है, तो मतलब
जितना एम्पलीट्यूड इस वेव का रहेगा उतना ही एम्पलीट्यूड इस वेव का रहेगा सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है। एंड जितनी फ्रीक्वेंसी इस वेव की थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी इस वेव की। अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक पल्स क्रिएट हुआ तो यहाँ पे भी एक पल्स क्रिएट होगा, अगर यहाँ पे दो पल्सेस क्रिएट होते तो यहाँ पे भी दो पल्सेस क्रिएट होते। समझ में आ रही बात? अब ये दो वेव्स आपस में ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दो वेव जो है, ठीक है, स्ट्रिंग मेरे पास फिर से नेचुरल लेंथ में आ गई, और लेकिन ये दो वेव जो है मेरे पास आगे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। एक वेव जो है भाई साहब वो यहाँ जा रही थी, एक वेव जो है मेरे पास यहाँ पे जा रही थी, ठीक है। अब जब ये वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आ रही होंगी, ठीक है, जब ये वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आ रही होंगी तो मुझे जो है रिफ्लेक्टेड वेव जो है, आपको याद होगा फिक्स्ड एंड जो है, क्योंकि मैंने क्लैम्प कर रखा है मतलब वो पॉइंट फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड से जो रिफ्लेक्शन होता है वो मेरे पास इन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो एक यहां से आ रही होंगी, एक यहां से आ रही होंगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब एक बात नोटिस करो, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, two waves traveling in opposite direction having same amplitude and same frequency। अब ये भाई साहब आपस में सुपरपोज करने वाले, समझ रही बात? ये आपस में सुपर इम्पोज होने वाले, समझा? ठीक है। और मुझे पता है कि ऐसी घटना में जब टू ट्रैवलिंग वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन having equal amplitude and same frequency, when they superimpose, then the resultant is standing wave, then the resultant is standing wave। और इस वजह से मेरे पास standing wave formation आ जाता है, इस वजह से मेरे पास क्या आता है, standing wave formation। तो ये रस्सी मेरे पास इसी के बाद ऑसिलेट कर रही है, समझ में आ रही बात? लेकिन ये इतने जल्दी होता है कि आप लोग इसको देखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अपन लोग ऐसे तो गौर करके कितना भी देख ले, इतना दिखता नहीं है, समझ में आ रही ना बात? ठीक है, समझा नहीं समझा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लैम्प करके इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा एक बात नोटिस करो, ये दो पॉइंट्स जिनको मैंने क्लैम्प कर रखा था, क्लैम्प करने का मतलब क्या होता है कि मैंने उसको फिक्स कर रखा है, अच्छा सर फिक्स कर रखा है मतलब वो पॉइंट्स कहीं मूव नहीं कर रहे, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। अब स्टैंडिंग वेव में ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उनको हम लोग क्या बोलते थे, नोड्स। और ये बात नोटिस करो कि जहां से मैंने प्लग किया था वहां मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा होता है उनको हम बोलते हैं एंटीनोड्स, तुम्हारी बात समझा नहीं समझा, ठीक है। तो मेरे यहां से डिस्प्लेस करने की वजह से मेरे पास दो नोड्स क्रिएट हुआ और एक एंटीनोड क्रिएट हुआ, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो मेरे पास एक सिंगल लूप क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ मेरे पास, एक सिंगल लूप, तुम्हारी बात। और वही लूप जो है ऊपर नीचे ऑसिलेट करने वाला है, आ रही है इसमें? अच्छा सर सिंगल लूप तो मुझे समझ में आ गया। क्या सर सिंगल लूप मतलब क्या इसकी जगह में दो लूप भी क्रिएट कर सकता था क्या? चलो देखते हैं, ठीक है। खैर ये वाली चीज तो समझ में आ गई होंगी। अब देखिए वही प्यारी रस्सी जिसको मैंने क्लैम्प कर रखा था, ठीक है। लेकिन अब इन दो क्लैम्प्स के सिवा मान के चलो मैंने यहाँ पे एक और क्लैम्प डाल दिया, मतलब मैंने यहाँ पे एक और सपोर्ट डाल दिया था, बस एक वुडन सपोर्ट मान के चलो, जो रस्सी को टच करके रखेंगे, तुम्हारी बात समझा नहीं समझा, ठीक है। और मैंने रस्सी को कहीं से भी एक जगह से प्लग करके छोड़ दिया, अब जब मैंने रस्सी को प्लग किया है तो फिर से वही घटना घटेगी, मेरे पास दो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। एक वेव जा रही है वहां पे, एक वेव जा रही है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये मान के चलो मैंने यहाँ से प्लग करने की जगह इसको यहाँ पे दो जगह से प्लग कर दिया, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आसान है, वैसे एक जगह से प्लग करोगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन फायदे में कंफ्यूज क्यों होगा, ठीक है। समझने के लिए मैंने इसको दो जगह से प्लग कर दिया। जैसे रिलीज करूंगा तो आप देखोगे कि एक लूप यहाँ पे बना है, एक लूप यहाँ पे बना है, और वो मेरे पास ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और वो दो लूप जो है आपस में मेरे पास ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, ये यहाँ पे ऑसिलेट, हमारी बात, ठीक है। तो मेरे पास दो क्लैम्प था और मैंने बीच में एक सपोर्ट डाल रखा था, जैसे मैंने रिलीज करके छोड़ा तो मेरे पास दो ऊपर नीचे ऑसिलेशन दिखाई देगा,
ठीक है। अब ये ऑसिलेशन स्टेबल हो चुकी है, ठीक है, वो आपस में डूइंग 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 आपस में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास चीजें स्टेबल हो चुकी थी तो इस वजह से मैंने इस सपोर्ट को हटा दिया, ठीक है। लेकिन सपोर्ट के हटाने के बाद, ठीक है, सपोर्ट के हटाने से पहले भी चीजें स्टेबल थी, तो सपोर्ट के हटाने के बाद फर्क क्या पड़ेगा, अभी भी मुझे ऑसिलेशंस ऐसे ही दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही बात, समझा नहीं समझा। तो इस तरीके से मेरे पास दो लूप्स फॉर्म हुए, समझ में आ रही बात। सपोर्ट नहीं भी लगता, अगर आपने दो जगह से प्लग किया होता तो भी मेरे पास दो लूप फॉर्मेशन आ सकता था, लेकिन उसमें लेंथ वेंथ की दिक्कत जाती है, ठीक है, वो अपन लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो मैं एक सिंगल लूप भी फॉर्म करा सकता हूँ, दो लूप भी फॉर्म करा सकता हूँ, तीन लूप भी फॉर्म करा सकता हूँ, चार भी फॉर्म करा सकता हूँ, 5 6 7 जितने चाहे करा सकता हूँ। अब ऐसे नहीं कि छोटी रस्सी को पकड़ पकड़ के खींचे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक फाइनाइट नंबर ऑफ लूप ही अपन लोग लेंगे फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों को 3 4 5 तक की क्वेश्चन आते हैं, समझा ना, ठीक है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि मेरे पास अगर एक क्लैम्प स्ट्रिंग है, तो उस क्लैम्प स्ट्रिंग में मैं ऑसिलेशन, स्टैंडिंग वेव ऑसिलेशन कैसे क्रिएट करता हूं वो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव ऑसिलेशन में मेरे पास दो, मतलब मेरे पास जहां पे भी क्लैम्प्ड है, क्लैम्प मतलब वो पोजीशन फिक्स्ड है, और ऐसे पॉइंट स्टैंडिंग वेव में जहां पे पोजीशन फिक्स्ड रहती है, जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है, उनको हम क्या बोलते थे, नोड्स। और ऐसे पॉइंट जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, उनको हम क्या बोलते थे, एंटी नोड्स। मतलब जब मेरे पास एक सिंगल लूप फॉर्मेशन आ रहा था तो 2 नोड्स और एक एंटी नोड आ रहा था। यहां पे देखो, जब मेरे पास डबल लूप फॉर्मेशन आ रहा है तो एक नोड, भाई साहब दूसरा नोड, तीसरा नोड, और एंटी नोड्स कितने सर, 2 एंटी नोड्स, ठीक है। तो डबल लूप फॉर्मेशन में मेरे पास 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स आ रहे हैं। हमारी बात समझा नहीं समझा, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन अ क्लैम्प्ड स्ट्रिंग, ठीक है। बस बात ये ध्यान रखने वाली है कि जहां पे भी मैंने क्लैम्प कर रखा है वहां पे मेरे पास हमेशा नोड फॉर्मेशन आएगा, जहां पे भी मैंने क्लैम्प कर रखा है वहां पे हमेशा मेरे पास नोड आएगा। हो सकता है बीच में नोड आए, बीच में नोड ना आए, लेकिन क्लैम्प्स पे हमेशा मेरे पास नोड फॉर्मेशन रहेगा, समझ में आ रही बात। क्योंकि नोड मतलब होता ही है कि जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 0, और क्लैम्प का मतलब है कि मैंने फिक्स कर रखा है, मतलब उसको मैं हिलने नहीं दूंगा, तो वो हो गया मेरे पास नोडल पॉइंट्स, ठीक है, वो हो गया मेरे पास नोड्स, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, फटाफट लिखिए जो भी समझ में आया, फिर उसके बाद इसके आगे की गणित देखते हैं। और आज बड़े मजेदार लेक्चर है, वो आप लोग को पसंद आए, ठीक है। देखिए फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। पूरा समझाना, जैसे मैंने बताया था कि दो, जैसे मैं प्लग करके छोड़ रहा हूं तो 2 वेव्स मेरे पास ट्रैवल करती है, वो पूरी चीज आपको समझाना है, ठीक है। अब सुनो, मान के चलो मेरे पास रस्सी ऐसी थी कि मैंने एक जगह से क्लैंप कर रखा था, ठीक है, एक जगह से क्लैंप कर रखा था, और दूसरी जगह मैंने उसको एक फ्री रिंग से अटैच कर रखा है। कैसे अटैच कर रखा है, फ्री रिंग से, ठीक है। मान के चलो मास्कलेस रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। मेरे पास स्ट्रिंग जहाँ पे जो एक जगह से क्लैम्प्ड है और दूसरी जगह एक फ्री रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। सच दैट फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड रॉड इज नेग्लिजिबल, ठीक है। और रिंग मेरे पास मासलेस है, उसके पास खुद का कुछ मास है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक तरीके से याद करो, जब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है, 2 टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे, एक होता है फिक्स्ड एंड और एक होता है मेरे पास फ्री एंड, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, एक होता है मेरे पास फिक्स्ड एंड, एक होता है मेरे पास फ्री एंड, ठीक है। एक और मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं, देखिए फिक्स्ड एंड मतलब आपको ये तो समझ आ गया होगा, फिक्स्ड एंड वो वाले पॉइंट जहां पे मैंने उसको फिक्स कर रखा है, जहां का डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे पास 0, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फ्री एंड, ठीक है, जिसकी अगर मैंने क्लैम्प कर रखा है, मतलब ये मेरे पास कैसा बिहेव कर रहा हूँ, दिस वाज अ फिक्स्ड एंड, ठीक है। अब मैंने इसको रिंग से अटैच कर रखा है, विच इज अ मासलेस रिंग विच इज अटैच टू अ स्मूथ रॉड, ठीक है, जस्ट सच दैट कि वो स्मूथ रॉड पे स्लाइड कर सके, ठीक है। ये रिंग इस रॉड पे स्लाइड कर सके, ठीक है। अब मान के चलो मैंने रिंग को यहां तक खींचा और फिर रिलीज कर दिया, मैंने रिंग को यहां तक खींचा और फिर मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो रिंग मान के चलो मेरे पास इनिशियल कुछ ऐसे थी,
और फिर मैंने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। ये मान के चलो मैंने नीचे की जगह ऊपर किया, रिलीज कर दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो, मुझे पता है फिक्स्ड एंड मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे मेरे पास नोड फॉर्मेशन आ रहे थे, फिक्स्ड एंड्स मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे मेरे पास नोड फॉर्मेशन आ रहे थे, ठीक है। क्यों नोड फॉर्मेशन? क्योंकि फिक्स्ड एंड्स ऐसे पॉइंट थे जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, ठीक है। फ्री एंड, फ्री एंड से आप लोग को ये टर्म समझ में आ रहा होगा खुद ब खुद। फ्री एंड मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसपे मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, जिसपे मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा। हमारी बात, ठीक है। जैसे कि मैंने रस्सी को यहां से ऊपर करके मैंने रिलीज किया था, ठीक है, तो मान के, हाँ, जैसे मैंने इसको यहां से ऊपर करके रिलीज किया था, तो ये मेरे पास पहले स्ट्रिंग नीचे आएंगी, फिर इससे नीचे जाएंगी, मेन पोजीशन से नीचे जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसको अपनी नेचुरल लेंथ से ऊपर लेके चले गया, मतलब स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्ट्रेच आ गया होगा, ऑब्वियस ही बात है, मैंने इसको नेचुरल लेंथ के ऊपर लेके चले गए तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्ट्रेच आ गया होगा, स्ट्रेच आ गया होगा मतलब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई होगी, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये स्ट्रिंग जो है उस स्ट्रेच की वजह से ही नीचे अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही नेचुरल लेंथ तक आएगी तो स्ट्रेच तो जीरो हो गया, लेकिन क्या एनर्जी जीरो हो गई क्या? नहीं सर, एनर्जी तो कंजर्व होनी चाहिए थी, मतलब अब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, और ये रिंग जो है, ये जो पूरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ जाएगी नीचे की तरफ। हमारी बात, और ये जो है मेरे पास अप डाउन ऑसिलेशंस ऐसे दिखाई दे रहे हो, हमारी बात, मेरे पास ऐसे अप डाउन ऑसिलेशंस दिखाई दे रहे हो, समझा? एक बार फिर से सुनिए कहानी क्या है मेरे पास। कहानी महाशय ये हुआ था मेरे पास कि ये जो रिंग जो थी मेरे पास, ठीक है, जो मेरे पास एक फ्री एंड की तरीके से काम कर रहा है, उसको मैं ऊपर खींच के लेके जाता हूँ, जिसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ स्ट्रेच आया, जिसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ स्ट्रेच आया, ठीक है। और जैसे मैं इस रिंग को रिलीज करता हूँ, क्योंकि स्ट्रेच आया मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई है, तो स्ट्रिंग जो है वापस अपनी नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करेंगी, तो जैसे ही वो नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करेंगी तो वो रिंग को अपने साथ नीचे लेके आई, ठीक है। लेकिन नीचे आते 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 उसको नेचुरल लेंथ पे तो आ गई, नेचुरल लेंथ पे आ गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन अब मेरे पास पूरी स्ट्रिंग ने काइनेटिक एनर्जी अक्वायर कर चुकी है, ठीक है। तो अब उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मेरे पास स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं रुकती है, मेरे पास स्ट्रिंग और आगे नीचे चली जाती है, ठीक है। फिर से मेरे पास स्ट्रेच आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फिर से वो ऊपर लेके गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, फिर से ऊपर लेके आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फिर से नीचे लेके गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। समझ हमारी बात। तो मेरे पास ये स्ट्रिंग जो है ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, समझा? ठीक है। अब एक देखो, ये इस पॉइंट पे रोकने वाला ये भाई साहब था क्लैम्प, लेकिन इस साइड में अगर मैं देखूं रोकने वाला कोई है क्या? नहीं सर, ठीक है। मतलब मैं जैसे जैसे इस पॉइंट में जा रहा हूं, मैं जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ते हुए जा रहा है, वैसे वैसे मेरे पास एम्पलीट्यूड बढ़ते हुए जा रहा है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मुझे कहां पे दिखाई दे रहा होगा? इस पॉइंट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मुझे रिंग वाले पॉइंट पे दिखाई दे रहा होगा। हमारी बात, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मुझे रिंग वाले पॉइंट पे दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? फ्री एंड। जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? फ्री एंड, क्योंकि वो और किसी चीज से बंधा नहीं है, उसको रोकने वाला और कोई नहीं है। हमारी बात समझा नहीं समझा? ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात सोचो, ये जो मेरे पास अप डाउन ऑसिलेशन आ रही है, फिर से मेरे पास स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन आ रही है। अरे भाई, स्टैंडिंग वेव रहता ही ये था कि मेरे पास अप डाउन ऑसिलेशन दिखाई दे रहे थे, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन में मेरे पास क्या चाहिए था कि दो ऑपोजिट ट्रैवलिंग वेव आपस में आके इंटरफियर कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज में मेरे पास ऑपोजिट वेव्स कैसे इंटरफियर कर रही है वो आप लोग खुद से सोचोगे, ठीक है। फिलहाल मेरे पास स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन आ रही थी, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन आ रही थी, तो ऐसे पॉइंट इन स्टैंडिंग वेव जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते थे नोड्स। और ऐसे पॉइंट इन स्टैंडिंग वेव जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स। हमारी बात, मतलब कुल मिला के आपको क्या बात याद रखनी थी कि सर अगर मेरे पास क्लैम्प्ड है तो वहां पे मेरे पास नोड फॉर्मेशन आ रहा होगा, अगर मेरे पास फ्री एंड है तो वहां पे मेरे पास एंटी नोड फॉर्मेशन आ रहा होगा। हमारी बात, फिक्स्ड एंड मतलब नोड, फ्री एंड मतलब एंटी नोड, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास बात ये आ गई कि फिक्स्ड एंड मतलब नोड फॉर्मेशन आएगा वहां पे, और फ्री एंड तो एंटी नोड फॉर्मेशन आएगा। हमारी बात समझा नहीं समझा? ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये ऑसिलेशन समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। अगर ये ऑसिलेशन अगर आपको समझ में है तो एक तरीके से सोच लो, इस पूरी रस्सी में ये वाला हिस्सा मैंने मिटा दिया और इस हिस्से पे मैंने रिंग जोड़ रखी, ठीक है। तो ये जैसे ऑसिलेशन दिखाई दे रहा होगा ना, वही ऑसिलेशन ये है। हमारी बात, ठीक है, कि पूरी रस्सी की जगह मैंने मान के चलो सिर्फ आधी रस्सी कंसीडर किया होता है, ठीक है। तो पूरी रस्सी में जैसे ऑसिलेशन जो आधा पार्ट जो ऑसिलेट करता है, वही ऑसिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
हमारी बात समझा नहीं समझा? ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया मेरे पास। हाँ भाई एक मिनट। हाँ भाई मुझे समझ में आ गया कि जहां पे भी मेरे पास फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड बताने का तरीका क्या है, या तो आपको फिक्स्ड एंड बोलेगा या बोला जाएगा कि स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट दैट। ठीक है, या तो आपको डायरेक्टली बोले जाएंगे कि इट इज अ फिक्स्ड एंड, या फिर आपको इनडायरेक्टली बोले जाएंगे कि स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट दैट। ठीक है, तो जहां भी मेरे पास फिक्स्ड एंड है वहां भी मेरे पास नोड फॉर्मेशन आ रहा होगा, और फ्री एंड बोला जाएगा या फिर इसको बोला जाएगा कि इट इज अटैच्ड टू अ मासलेस रिंग। ठीक है, तो जहां भी मेरे पास फ्री एंड है वहां पे मेरे पास एंटी नोड फॉर्मेशन है। समझा? ठीक है, फटाफट लिखिए कथा, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हेडिंग लगेगा मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, मोड्स ऑफ ऑसिलेशन इन अ क्लैम्प्ड स्ट्रिंग, मोड्स ऑफ ऑसिलेशन इन अ क्लैम्प्ड स्ट्रिंग। मोड ऑफ ऑसिलेशन इन अ क्लैम्प्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग वो केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें बोथ साइड्स आर क्लैम्प्ड। ठीक है, दो ही केस आते हैं, या तो बोथ साइड्स आर क्लैम्प्ड या फिर वन साइड इज क्लैम्प्ड और दूसरा इज फ्री एंड। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही फ्री एंड है, फिर वापस खींचेगा क्यों? खींचने वाले के लिए क्लैम्प तो होना चाहिए था। अरे इसमें अगर दोनों ही फ्री एंड तो दोनों ही भाग सकते ऊपर, तो मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर खिंचा भी नहीं आएगा। समझा ना? ठीक है, तो आपके पास दो केसेस आएंगे, बोथ एंड फिक्स या फिर वन एंड फिक्स एंड द अदर एंड इज फ्री। अब देखिए मैं बोथ एंड फिक्स की बात करता हूं। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब मेरे पास बोथ एंड फिक्स थे, जब मेरे पास बोथ एंड फिक्स थे, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ लूप में कितने बना सकता था? सर एक लूप फॉर्मेशन तो आना चाहिए था, मेरे पास एक लूप फॉर्मेशन तो आना चाहिए था। ठीक है, उससे ज्यादा दो लूप फॉर्मेशन बना सकता था, उससे ज्यादा तीन लूप फॉर्मेशन बना सकता था, उससे ज्यादा चार लूप फॉर्मेशन बना सकता था। आरियस में। ठीक है, तो ये मेरे पास सबसे ज्यादा बेसिक मोड है, ये मेरे पास सबसे ज्यादा बेसिक वाला केस है। ठीक है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल मोड। समझ में आ रही बात? जिसमें आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ लूप फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। ठीक है, अब देखिए ठीक है ना, तो अभी हम लोग फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं जिसमें बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। ठीक है, एंड दिस इज द फंडामेंटल मोड ऑफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। ठीक है, जिसमें मेरे पास एक सिंगल लूप होगा। ठीक है, क्या दिया गया है? मान के चलो स्ट्रिंग की लेंथ है मेरे पास L। मान के चलो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है मेरे पास? L। ठीक है, अब देखिए अगर आप अच्छे से नोटिस करो, मेरे पास एक सिंगल लूप फॉर्म किया है। एक तरीके से देखोगे तो अगर एक सिंगल लूप जो है दैट इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ में मेरे पास एक कंप्लीट वेव आना चाहिए था। ठीक है, तो जो सिंगल लूप है, अब वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए लेंथ होती है मेरे पास लैम्डा, तो हाफ ऑसिलेशन में मेरे पास लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। हमारी बात, तो इसका मतलब जब मेरे पास एक सिंगल लूप फॉर्म हो रहा होगा तब मेरे पास लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। लेकिन अभी सर लेंथ किसके बराबर है? L। तो मैं बोल सकता हूं कि जब मेरे पास सिंगल लूप फॉर्म हो रहा है तो दैट टाइम लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L। दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 2L। लैम्डा इज इक्वल टू 2L। सर हमारी बात समझा नहीं समझी? ठीक है, हम लोग क्या पता करना चाहते हैं? पहले मैं आपको वो बता देता हूं। हम लोग पता करना चाहते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। What is the frequency of oscillation? ठीक है, तो मुझे पता है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता करना है तो फ्रीक्वेंसी मैंने कहां पे सुना था? वेव स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। ठीक है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, वेव स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। ठीक है, तो अगर कहीं से मुझे वेव स्पीड पता चल गई, कहीं से अगर मुझे लैम्डा पता चल गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी वो भी मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, देन वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव अपॉन वेवलेंथ, सॉरी वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ। समझना ये बात? समझा नहीं समझा? सो वी वांट टू फाइंड the frequency of fundamental mode। ठीक है, the frequency of oscillation of fundamental mode। ठीक है, that will be known as fundamental frequency। वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हाँ भाई, तो मुझे पता
करना था कि फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कि v बाय लैम्डा की फॉर्म में आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मेरे पास v बाय लैम्डा की फॉर्म में आनी चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2l, ठीक है, तो लैम्डा मुझे मिल गया। अब पता करना है वेव स्पीड, ठीक है। मुझे पता है कि जब मैं एक स्ट्रिंग की बात करता हूं, किसकी बात, स्ट्रिंग की बात, तो स्ट्रिंग में जो वेव स्पीड होती है, स्ट्रिंग में जो वेव स्पीड होती है, उस वेव स्पीड का हम लोग ने एक फॉर्मूला निकाला था, दैट वेव स्पीड वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ t by mu, where t is the tension in the string and mu is the linear mass density, where mu is the linear mass density, ठीक है। तो अगर मान के चलो मुझे टेंशन इन द स्ट्रिंग, और वो मुझे पता रहता है कि मैंने इसको कितना टॉट करके रखा हुआ है, ठीक है, अगर मुझे टेंशन इन द स्ट्रिंग भी पता है और लीनियर मास डेंसिटी भी पता है, तो मैं लिख सकता हूं कि वेव स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t by mu, we can write wave speed is equal to under root of t by mu, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं हाँ भाई, आई कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, ठीक है, वे v इज द वेव स्पीड, वेव स्पीड मेरे पास कितनी आई थी अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, और लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, लैम्डा वाज इक्वल टू 2l, तो अपॉन 2l मतलब यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 1/2l, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आ गई 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसका मतलब जब मैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन देख रहा हूं, ठीक है, जब मेरे पास बोथ एंड फिक्स्ड है, जब मेरे पास बोथ एंड फिक्स्ड है, तो उसका सबसे ज्यादा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो रहेगा, उसका सबसे ज्यादा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, ठीक है। मान के चलो मैं इसको f नॉट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, f नॉट, f नॉट मतलब सबसे ज्यादा फंडामेंटल, उसके बाद में f1 f2 f3 f4 ऐसा आगे चले, ठीक है ना। तो f नॉट आगे मेरे पास 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, ठीक है। तो इसको अपन लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या फिर और इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, हमारी बात, ठीक है। इट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फॉर बोथ एंड फिक्स्ड, 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फॉर बोथ एंड फिक्स्ड। अब जब एक एंड फ्री रहेगा उसके लिए मैं बाद में निकालूंगा, समझ में आ रही बात, ये आगे मेरे पास सबसे ज्यादा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छे से देखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, ठीक है। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, मतलब जब टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर टेंशन घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। इसका मतलब जब म्यू बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगी, जब म्यू घटेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, समझ में आई बात। सर ये सब तो दिख रहा है, अभी आप वापस की बता रहे हो, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट में बता दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको एकदम से फील आ जाएगा, आलिया स्वयं, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात नोटिस करो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी सुना होगा, हाई पिच साउंड, ठीक है, या लो पिच साउंड अपन लोग जो बोलते हैं। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं, लो पिच मतलब मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करूं, समझ में आ रही बात। तो जब मेरे पास हाई पिच साउंड होता है तो वो बारीक सी आवाज आती है, एकदम श्रिल सी आवाज आती है जो कान में चुभती है, ठीक है। और अगर लो पिच साउंड आती है तो मेरे पास हैवी आवाज आती है जिसको अपन लोग बेस बोलते हैं, समझ में आ रही बात, समझा नहीं समझा। इस वजह से लड़कों की आवाज जो रहती है वो एक लो पिच साउंड रहती है क्योंकि वो हैवी रहती है, और लड़की की आवाज जो रहती है वो हाई पिच रहती है, ठीक है, क्योंकि वो बारीक रहती है, समझ में आ रही ना बात। खैर ये सब हम लोग साउंड वेव में पढ़ेंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के फिलहाल अपने एक्सपेरिमेंट के काम में आने वाले हैं, इस वजह से मैंने आपको ये सब बताया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगी, उसके हिसाब से अपन लोग कैसे डिटेक्ट करते हो मैं आपको समझाऊंगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पतली आवाज आएगी, फ्रीक्वेंसी घट रही है तो भारी आवाज, समझ में आ रही बात, समझा नहीं समझा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, ये तो हो गया मेरे पास फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है।
अब फंडामेंटल मोड क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लूप फॉर्मेशन आ रहा था जो मेरे पास एक था। अब एक से ज्यादा कितना हो सकता था मेरे पास? दो। एक से ज्यादा मेरे पास हो सकता था दो। ठीक है, तो सेकेंड केस, जब मेरे पास बोथ एंड्स आर फिक्स एंड टू लूप्स आर फॉर्म। कितने लूप्स आर फॉर्म? टू लूप्स आर फॉर्म। both ends are fixed and two loops are formed. हाँ भाई जनता, ठीक है। तो अब हम लोग ने फंडामेंटल मोड देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं जिसमें मेरे पास फंडामेंटल मोड से एक ज्यादा लूप फॉर्मेशन आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड में एक था, तो यहाँ पे मेरे पास दो लूप फॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं। आ रही बात में आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट ओवरटोन क्यों? क्योंकि फंडामेंटल मोड से कितना ज्यादा, फंडामेंटल मोड से कितना ज्यादा। जैसे कि फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल मोड से एक लूप ज्यादा, थर्ड ओवरटोन मतलब फंडामेंटल मोड से तीन लूप ज्यादा, सेकेंड ओवरटोन मतलब फंडामेंटल लूप से दो लूप ज्यादा, ठीक है। हमारी बात, तो इसको नाम दिया गया था फर्स्ट ओवरटोन कि फंडामेंटल मोड से कितने ज्यादा लूप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर हमको पता करना है कि फर्स्ट ओवरटोन के लिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ठीक है। तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है मेरे पास v बाय लैम्डा, ठीक है। तो अगर v पता है, लैम्डा पता है, तो क्या बात है भाई साहब, फिर मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है अंडर ऑफ t बाय म्यू। वेलोसिटी इज अंडर ऑफ t बाय म्यू, ठीक है। वेलोसिटी इज अंडर ऑफ t बाय म्यू। अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो एक बात नोटिस करो, यहाँ पे मेरे पास एक कंप्लीट ऑसिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान के चलो अगर स्ट्रिंग की लेंथ थी मेरे पास n, मान के चलो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी मेरे पास n। अब मेरे पास अगर ये कंप्लीट ऑसिलेशन है, मतलब इस टाइम लैम्डा इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे मेरे पास? l इज इक्वल टू एक कंप्लीट लैम्डा के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट ऑसिलेशन है, मतलब ये कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा है, इसका मतलब l इज इक्वल टू लैम्डा या फिर लैम्डा इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इस बार मेरे पास वेवलेंथ होगी l के बराबर। समझ बात, ठीक है। तो एक बात नोटिस करो, जब मैं फंडामेंटल मोड की बात कर रहा हूं लैम्डा वाज इक्वल टू 2l, जब मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा हूं तो लैम्डा इज इक्वल टू l, ठीक है। अब मुझे पता है फ्रीक्वेंसी होता है मेरे पास v बाय लैम्डा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूं v व्हिच इज अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू अपॉन लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू l। तो ये हो गया मेरे पास 1 बाय l। समझ बात, ठीक है। होपफुली आपको लैम्डा समझ में आया। लैम्डा सर मैंने कैसे निकाला था कि मेरे पास एक ऑसिलेशन होता है लैम्डा के बराबर, एक ऑसिलेशन होता है लैम्डा के बराबर। यहाँ पे सिर्फ आधा ऑसिलेशन था तो मतलब लैम्डा बाय 2, यहाँ पे कंप्लीट ऑसिलेशन है मतलब पूरा लैम्डा। समझ बात। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 1 बाय l इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, ठीक है। इसको मान के चलो मैं f1 बोल रहा हूँ व्हिच इज फर्स्ट ओवरटोन। समझ में आ रही बात। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? f1 इज इक्वल टू 1 बाय l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। अच्छे से देखो, पहले फ्रीक्वेंसी थी 1 बाय 2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, अब फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 बाय l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। मतलब वो फंडामेंटल मोड के कितने टाइम्स आ रही है? 2 टाइम्स आ रही है। अगर मैं फंडामेंटल मोड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 बाजे, तो मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। मतलब फर्स्ट ओवरटोन आ गई मेरे पास 1 बाय l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू इज इक्वल टू, उसको मैं 2f0 लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात। तो इसी को मैं फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं और सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। अब एक बात समझो, ओवरटोन क्या होता था वो तो समझ में आ गया। ओवरटोन बता रहा था मुझे, ठीक है, ओवरटोन बता रहा था कि आप फंडामेंटल मोड से कितने लूप ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। What was overtone सर? ओवरटोन आपको बता रहा था कि फंडामेंटल मोड से कितने लूप्स ज्यादा। फर्स्ट ओवरटोन मतलब एक लूप ज्यादा, सेकंड ओवरटोन मतलब 2 लूप ज्यादा, थर्ड ओवरटोन मतलब 3 लूप ज्यादा। समझ में आ रही बात। एक और टर्म आपने देखा होगा हार्मोनिक। हार्मोनिक मुझे क्या बताता है कि फंडामेंटल मोड के कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी आ रही है, फंडामेंटल मोड के कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी आ रही है। जैसे कि ये तो खुद फंडामेंटल मोड है, तो फंडामेंटल मोड के कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी आ रही है? 1 टाइम फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस वजह से फर्स्ट हार्मोनिक।
यहां पे देखोगे तो फर्स्ट ओवरटोन में फंडामेंटल मोड के कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है, इस वजह से सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, वैसे मैं बाद में देखूंगा तो वो मेरे पास अगला फॉर्मूला 3f0 के बराबर होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो हार्मोनिक मुझे क्या बता रहा होता है सर, हार्मोनिक मुझे ये बता रहा होता है नंबर ऑफ टाइम्स, हार्मोनिक मुझे बता रहा है कि कितने टाइम्स f0 के फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, क्या अगर मेरे पास 2f0 आ रहा है तो सेकेंड हार्मोनिक 3f0 आ रहा है, थर्ड हार्मोनिक 4f0 आ रहा है तो फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, तो ओवरटोन लूप्स की बात करता है और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात करता है। ओवरटोन लूप्स की बात करता है और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात करता है। कुछ ऐसी बेसिक सी चीज जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है। ठीक है, ये टर्म्स आप लोगों को पता होना जरूरी है। मेरी बात, ओवरटोन बता रहा है कि मैं फंडामेंटल मोड से कितने लूप ज्यादा की बात कर रहा हूं, हार्मोनिक बता रहे हैं मेरे पास फंडामेंटल मोड की कितनी टाइम्स फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, सो ओवरटोन टॉक्स इन टर्म्स ऑफ लूप एंड हार्मोनिक टॉक्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओवरटोन जो है वो मेरे पास लूप्स के हिसाब से बात करता है, हार्मोनिक जो है वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन में मेरे पास सेकेंड हार्मोनिक आ रहा है, मतलब मेरे पास 2 टाइम फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, और आप अच्छे से देखोगे अभी भी नेचर वही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। समझ बात। अब जैसे मैंने फर्स्ट ओवरटोन निकाला है, आप लोगों का होमवर्क है आप लोग सेकेंड ओवरटोन निकालोगे। क्या निकालोगे आप लोग, सेकेंड ओवरटोन। समझ बात। ठीक है, तो होमवर्क लिख लीजिएगा, आप लोग निकालोगे अब सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, अब देखिए हाँ भाई क्लास, हम बात कर रहे थे फंडामेंटल मोड और फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने देखा मेरे पास नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास सेम है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, एक चीज आप याद रखें कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या मेरे पास फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है, कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रही है या फिर मेरे पास फ्रीक्वेंसी घट रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या फ्रीक्वेंसी घटेगी, वो हमको समझ में कैसे आता है कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब हाई पिच साउंड, तो मेरे पास बारीक आवाज आएगी या फिर जिसको अपन लोग श्रिल बोलते हैं, तो मेरे पास श्रिल वॉइस आती है। सर मेरी बात, बारीक सी आवाज आएगी आ रही है इसमें। और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी घट रही है मतलब लो पिच साउंड, तो मेरे पास हैवी आवाज आएगी, तो हैवी वॉइस आती है आ रही है इसमें। तो अगर आप अच्छे से देखो, लेंथ के बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी घट रही है मतलब मेरे पास कैसी आवाज आनी चाहिए थी, हैवी वॉइस। लेंथ के घटने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, मतलब मेरे पास कैसी आवाज आनी चाहिए थी, शेयर वॉइस। उसके सिवा टेंशन बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब कैसी आवाज, श्रिल वॉइस, बारीक आवाज। टेंशन के घटने के साथ फ्रीक्वेंसी घट रही है मतलब कैसी वॉइस, हैवी वॉइस। लीनियर मास डेंसिटी बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी घट रही है मतलब हैवी वॉइस। लीनियर मास डेंसिटी घटने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब श्रिल वॉइस। ठीक है, अब आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट तैयार कर रखा था। ठीक है, उसको देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आपके सर बड़े अच्छे गिटारिस्ट है ना। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, हम इसी चीज को आज प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग ने गिटार में कभी भी नोटिस किया होगा कि ये जो सबसे नीचे वाली जो स्ट्रिंग जो रहती है, सबसे नीचे वाली जो स्ट्रिंग है ये सबसे ज्यादा थिन रहती है और सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है वो सबसे ज्यादा मोटी रहती है। ठीक है, तो थिन, उससे मोटी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा थिन है, फिर उससे मोटी और ये सबसे ज्यादा मोटी स्ट्रिंग।
ठीक है। तो ये थिन या मोटी मतलब क्या होता है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नीचे वाली सबसे ज्यादा थिन है मतलब उसकी लीनियर मास डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है, और ऊपर वाली स्ट्रिंग सबसे ज्यादा मोटी है मतलब उसकी लीनियर मास डेंसिटी सबसे ज्यादा है। हमारी बात समझा नहीं समझा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी लेंथ के हिसाब से कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। अब हमको पता है कि लेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से देखो, गिटार जो है क्या उसका लॉजिक रहता है कि ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इसके बीच में मेरे पास गिटार की स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड रहती है, ठीक है। जो मेरे पास ऑसिलेशन जो आता है वो इस लेंथ के बीच का ऑसिलेशन होता है। समझ हमारी बात, मेरे पास बस इतनी लेंथ की स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रही होती है। समझ हमारी बात, ठीक है। तो एक बार अच्छे से गौर करके सुनिएगा कि अगर मैंने पूरी लेंथ को बिना कहीं से रोके हुए, ठीक है, मैंने कहीं पे कुछ भी टच नहीं किया, अगर मैंने पूरी स्ट्रिंग को अगर ऑसिलेट करता हूं, ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, समझ में आ रही बात। अगर मैं पूरी स्ट्रिंग को ऑसिलेट करता हूं तो आप लोग ने उसका वॉइस रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। अब अगर मान के चलो मैं किसी भी पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग को अगर पकड़ता हूं, मतलब मैं उसकी लेंथ कम कर रहा हूं, अगर मैंने यहां पे दबा दिया, अब इस पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट की लेंथ वाइब्रेट कर सकती है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग अलग अलग जगह पकड़ते हो मतलब आप उसकी लेंथ कम कर रहे होते हो, और जैसे मेरे पास लेंथ कम होंगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब श्रिल आवाज, तो मेरे पास बारीक आवाज आनी चाहिए। देखिए समझ में आ रही बात, पहले हैवी है अब बारीक है। समझ में आ रही है बात, समझा नहीं समझा। तो मुझे क्या पता चला कि मेरे पास अगर लेंथ ज्यादा है तो हैवी वॉइस, ठीक है, लेंथ ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है, लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। समझ में आ रही ना बात। तो अगर लेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम मतलब हैवी वॉइस, लेंथ कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब बारीक वॉइस, श्रिल वॉइस, ठीक है। फिर से एक और बात देख लीजिए, अगर मैं पूरा ऑसिलेट कराता हूं मतलब लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, तो कैसी वॉइस आनी चाहिए, हैवी वॉइस आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं लेंथ कम कर देता हूं, मान के चलो मैंने यहां पे फिक्स कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहां पे फिक्स कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं लेंथ कम करता हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए मतलब मेरे पास श्रिल वॉइस आनी चाहिए। चलो देखते हैं पिछले कंपैरिजन में, समझा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लेंथ कम करते रहते हो मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे जैसे आप लेंथ कम करते रहते हो मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है और वॉइस जो है और श्रिल होती रहती है और बारीक बारीक होती रहती है। एक बार देखिए, सॉरी, माय बैड, एक और बार करते हैं, गिटार थोड़ा पकड़े टाइम हो गया था। पहले अभी पूरी स्ट्रिंग, आपको सुनाई दे रहा होगा कि मेरे पास हैवी था, फिर श्रिल हुई, फिर और पतली हुई, फिर और पतली हुई, फिर और पतली हुई, मतलब जैसे जैसे आप लेंथ कम करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वॉइस मेरे पास श्रिल होती रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास लेंथ के साथ वेरिएशन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टेंशन के साथ वेरिएशन, ठीक है। अब अगर मेरे पास टेंशन ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, मेरे पास श्रिल वॉइस हो जाएगी। अगर मेरे पास टेंशन कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, मतलब मेरे पास हैवी वॉइस हो जाएगी। आ रही बस में, ठीक है। जैसे कि देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, ठीक है, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं तो ये लूज होंगी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसकी वॉइस आप देखिएगा, भारी वॉइस हो रही है, भारी वॉइस हो रही है, भारी वॉइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो टेंशन मेरे पास कम हो रहा है, स्ट्रिंग लूज हो रही है मतलब टेंशन कम हो रहा है, टेंशन कम मतलब फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम मतलब मेरे पास हैवी वॉइस, ठीक है। अब मैं उल्टा रोटेट करूंगा मतलब मैं टेंशन बढ़ाऊंगा, टेंशन बढ़ाने पे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब मेरे पास श्रिल वॉइस होनी चाहिए थी, इसकी वजह से मेरे पास आवाज पतली हो रही है, ठीक है। एक और बार फिर से, अब मैं इसको लूज कर रहा हूं तो मेरे पास वॉइस हैवी होनी चाहिए थी। अब मैं इसको टाइट करूंगा तो वॉइस मेरे पास पतली होनी चाहिए। समझ आ रही बात,
ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर मास डेंसिटी म्यू की, ठीक है। तो हमने देखा था लीनियर मास डेंसिटी मतलब पतली से मोटा स्ट्रिंग, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पतली स्ट्रिंग है उसकी मेरे पास लीनियर मास डेंसिटी सबसे ज्यादा कम रहेगी, जो सबसे ज्यादा मोटी स्ट्रिंग है उसकी लीनियर मास डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो हमने क्या देखा, अगर लीनियर मास डेंसिटी कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई मतलब बारीक वॉइस, लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम मतलब हैवी वॉइस, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं नीचे वाली स्ट्रिंग की बात करता हूं तो उसकी लीनियर मास डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। नीचे वाली स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा श्रिल वॉइस आनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा पतली वॉइस आनी चाहिए थी। और अगर मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग की बात करता हूं तो लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा, मोटी स्ट्रिंग है, फ्रीक्वेंसी कम मतलब हैवी वॉइस, ठीक है। तो एक बार मैं पहले ऊपर वाली को करता हूं, ऊपर वाला मतलब मेरे पास हैवी वॉइस आना चाहिए। अब मैं नीचे वाली स्ट्रिंग को करता हूं, समझ आ रही बात? ये देखो, ये हैवी है और ये है मेरे पास लाइट, सॉरी बारीक, समझ आ रही ना बात, ठीक है। सो दिस इज द फिजिक्स ऑफ क्लैम्प स्ट्रिंग, ठीक है। ये अच्छे से देखो, ये मेरे पास 2 पॉइंट के अबाउट क्लैम्प्ड है, ये मेरे पास 2 पॉइंट के अबाउट क्लैम्प्ड है, ठीक है। तो मैं जब अलग अलग जगह इसको प्रेस करता हूं मतलब मैं लेंथ वेरी कर रहा हूं, जब मैं ये नॉब घुमाता हूं मतलब मैं टेंशन वेरी कर रहा हूं। अगर मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं या नीचे वाली स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं उसके हिसाब से मैं म्यू चेंज कर रहा हूं। तो इन 3 के खेल के हिसाब से आपके पास पूरा गिटार प्ले होता है और ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इन 3 के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया है, ठीक है, बढ़िया फील आ गई होगी, ठीक है ना। अगले क्लास में अपन लोग इसको पूरा फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्लैम्प्ड ऑन बोथ एंड हो गया है, अब मेरे पास क्लैम्प्ड एट वन एंड करना है, ठीक है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, आज वो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, उसको फटाफट फिनिश करिए, फिर कल से साउंड स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए बाय।